वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, तो वापस से यहाँ पे बच्चे आए हुए थे, ग्रुप पे भी मैंने 3 बार पिन कर दिया मैसेज में। आज फिर मैं इस बात का ऐलान कर देता हूँ, जो बिल्कुल बच्चे फ्रेश हैं, जिन्होंने ऑडिट कभी भी नहीं पढ़ा, वो रेगुलर क्लासेस का अभी पार्ट नहीं बन सकते टिल द टाइम। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी सुने या प्लीज़ बता दिया करो ग्रुप पे बच्चों को। अगेन एंड अगेन मैं भी बता रहा हूँ, बच्चे बता भी रहे थे, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं उसके लिए अभी वाली क्लासेस बिल्कुल भी नहीं है, पाप है, क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि हमने ऑडिट की बेस बनाई है, पहले रिस्क असेसमेंट वगैरह सारी चीजें कर करके कंट्रोल्स को लेके यहां तक पहुंचे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो रिफ्रेशर वाले बच्चे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पीछे से लेक्चर्स कवर करें। आज प्रॉमिस मैं आपको प्लानर भेज दूंगा, उसमें 2-3 चीजें मुझे चेंज करनी है, वो बना के भेज दूंगा, उस पर आप वो कवर करते रहें। होमवर्क्स मैंने पोर्टल पे साथ साथ लगा दिए हैं, चेकिंग करानी है आप भेजते रहें ग्रुप पे। 2 और असिस्टेंट्स एक आध दिन में मैंने अपॉइंट हो जाएंगे, मैंने फाइनल कर लिए हैं, वो भी चेकिंग करेंगे, मैं भी कर लूंगा। अच्छा, तो जो अभी रिपोर्ट का चैप्टर चल रहा है वो रिफ्रेशर वाले साथ साथ ले सकते हैं। जिसने रिस्क का चैप्टर ले लिया है और 1-2 क्लासेस इंटरनल कंट्रोल की ले ली हैं, वो भी ये रिपोर्ट के चैप्टर को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उसको एक आइडिया हो चुका है ऑडिट का। क्लियर है? तो हमने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। अच्छा भाई, अब आज आपको प्लानर मिल जाएगा, आज आपको प्लानर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। चलें अब आगे। हमने कहा था, हमने ऑडिट रिपोर्ट शुरू की थी, ऑडिट रिपोर्ट कंसिस्टेंट होनी चाहिए पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। अच्छा, पूरी दुनिया में कंसिस्टेंट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सबको पता लगे अगर ये लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपको आईकैप की एग्जांपल से रिलेट करके भी बताया था। आगे फिर हमने कहा कि जब एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बताया है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बताया, किसने बताया स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने। उसने मतलब सबसे पहले आपके टॉप पे लिखा होना चाहिए ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। अच्छा, अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमता है, कभी कभी वो मस्ती करेगा, वो आपको रिपोर्ट दे देगा, बोले गलतियां निकालो, तो ऊपर से इंडिपेंडेंट गायब होगा। जल्दबाजी में उसको मिस आउट नहीं करना, क्योंकि आपने ये उसको स्पेसिफिकली बताना है कि आपका ये लिखना इंतहाई अहम है, क्योंकि यूजर का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब ऊपर लिखा होगा कि ये रिपोर्ट इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। बात समझ आती है? तो आपको उसको तंकीद भी करनी होगी। अच्छा देखो, मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है ना, रिस्क को लिखने का तरीका अलग सिखाया, कंट्रोल्स अभी सिखा रहा हूं, रिपोर्ट का तरीका अलग होगा, तो वो भी आते हैं। जब आपको ऐसे तंकीद करनी होगी ना, तो आप ये बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट फ्रेज इज मिसिंग बिकॉज इट इज नेसेसरी टू एनहांस द यूजर ऑफ या कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। तो आपने वो स्पेशली बताना है कि इसलिए लाजमी है ताकि यूजर का कॉन्फिडेंस क्या हो, एनहांस हो। क्योंकि जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं लिखूंगा तब तक उसको कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके पास एक इंटरनल ऑडिटर भी तो बैठा हुआ था ना, उस पर उसको एतमाद क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंटरनल है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। चलो, मैंने कहा, मैंने ये बता दिया कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, देन एड्रेसी एज एप्रोप्रिएट। इट कैन बी शेयर होल्डर, इट कैन बी इन्वेस्टर, बैंक और डायरेक्टर्स। सिंपल, जो अपॉइंट कर रहा है, जो अपॉइंट कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बैंक की। पीडीसीएल का मैं ऑडिटर हूं, ये तो दुनिया को पता है, मैं खुल के बता सकता हूं कि पीडीसीएल टेलीनॉर को खरीद रहा है। नहीं पता तो आज पता लग गया, मार्केट न्यूज है। पीडीसीएल टेलीनॉर की टेली कम्युनिकेशन को खरीदा, जैसे यूफोन है ना, वैसे टेलीनॉर है। यूफोन ऑलरेडी पीडीसीएल की सब्सिडरी है। पीडीसीएल क्या कर रहा है? टेलीनॉर को खरीद रहा है, और टेलीनॉर को खरीदने के लिए उसने लोन लिया है आईएफसी से, बाहर से। सही है? अब सुनना, उसको जो लोन दे रहा है बैंक, बैंक हमें कह रहा है ईवाई को, यू नीड टू रिपोर्ट मी अबाउट दियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एक रिपोर्ट में पीडीसीएल के शेयर होल्डर को देता हूं और एक बैंक को दे रहा हूं। अच्छा, तो अब मैं, अच्छा हमने पहले कहा भी मैनेजमेंट को, सुनिएगा, मैंने मैनेजमेंट को कहा भी, ये तुम इतनी अहम बात है तुम्हारी, सोचो तुम सुनना। मैंने मैनेजमेंट को कहा, भाई बैंक को बताओ, बिलावजह खर्चा कर रहा है, हमें ऑडिट फीस दे रहा है, तुम्हें जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो भी तो ऑडिट रिपोर्ट है ना, मारो उसके मुंह पे। बोल रहा है नहीं, वो एड्रेस आपको हुई हुई है, मुझे एड्रेस चाहिए, मुझे सुकून तब आएगा, क्योंकि फिर मैं इस कैपेसिटी में ऑडिटर से सवाल करूंगा। अभी मैं सवाल नहीं कर सकता। पहले बताओ, लॉजिक समझ आई? वो कह रहा है जब मुझे एड्रेस करेगा तो मैं सवाल करूंगा। अभी वो क्यों नहीं कर सकता सवाल? वो सवाल करेगा मैनेजमेंट से, वो बोल रहा नहीं, ऑडिटर को मुझसे डायरेक्ट करो। कोई भी आपकी कंपनी में भंड होगा, डायरेक्ट पता लगेगा।
क्योंकि हो सकता है आप छुपा दें। तो हम तो आदि, हम तो खुश हैं, हमें क्या मसला है। तो कहने का मतलब है पहले तो बैंक वाली बात समझ आई, मतलब व्हाई इट इज नेसेसरी, वो क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ है कि हमें डायरेक्ट रिपोर्ट करो। अच्छा मैंने क्या कहा, मैंने कहा काम तो मैंने वैसे ही किया हुआ है, नाम चेंज कर, तू भी पकड़ इधर। तो कहने का मतलब है वहां से इंक्वायरीज आती हैं, रेवेन्यू क्यों बढ़ गया। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैनेजमेंट से पूछ, अब तो बताना पड़ेगा। अच्छा पहले मैं क्यों कटा देता। अब देखो अपॉइंटमेंट का फर्क है, बात समझ आई। तो ये सुबह से मेरा भाई है कि वो बोल रहा सर बैंक वाली एग्जांपल देते, बैंक वाली एग्जांपल देते, तो मैं सोच के आता, मैं उसको रियल लाइफ वाली बता देता हूँ। पहले बताओ भाई, क्लियर है कौन था वो, सत्तार भाई थे, कौन था जल्दी। सर कंपटीशन कमीशन क्यों इंक्वायरी कर रहा है एक्विजिशन पर। भाई एक कानून है, कानून ये है कि अगर आप सारे तगड़े बंदे एक साथ रख दो तो बाकी कंपनी को बिजनेस करने का मौका। चलो मैं तुम्हें लॉजिक भी देता हूं। वो कह रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों पीडीसीएल को मना कर रहा है, ये रोका हुआ है, अब तक मना नहीं कर रहा, अब तक रोका हुआ है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को ना बुलाया जाता है। वो बोलता है आप अपना मौकफ पेश करें कि अगर ये मर्जर हो गया या वो कंपनी खरीद ली, तो आपको ये पता है ना कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज चलती हैं, सर समझ नहीं आया, वाह भाई वाह, इतनी प्यारी एग्जांपल नहीं समझ आया तो हट कर दिया। इधर फवाद, क्या बैंक वाला नहीं समझ आया कि बैंक यूजर क्यों होता है, ये फवाद भाई ये कह रहे हो, जल्दी बताओ बैंक यूजर क्यों होता है, ये समझ नहीं आया। एड्रेसी, अच्छा भाई वापस बता देते हैं यार। भाई मैं पीडीसीएल का ऑडिटर हूं, पीडीसीएल के शेयर होल्डर ने मुझे अपॉइंट किया कि हमें आप ऑडिट रिपोर्ट दें और ये लिख के दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। मैंने उसको लिख दिया। पीडीसीएल ने लोन लिया हुआ है आईएफसी से, पाकिस्तान के बाहर से, उसको खरीदनी है टेलीनॉर। उसका बैंक कह रहा है अपने ऑडिटर को बोलो मुझे भी एक रिपोर्ट दे। मैंने उसको क्या कहा, अपनी वाली दे दो, काम तो यही करूंगा ना, इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट वही करूंगा, वही रिस्क असेसमेंट, क्या उसको बताते हुए चेंज हो जाएगी। अल्लाह की कसम सेम है, सोच लो सेम है ना, कोई फर्क ही नहीं है, सबूत अलग इकट्ठे करूंगा या वही है, वही है, सब वही है भाई। बैंक बोल रहा नहीं, मुझे लिखो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द बैंक, आईएफसी ब्रैकेट में, टू दी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर क्यों नहीं लिख रहा, वो शेयर होल्डर तो नहीं है। एड्रेस ही कौन हो गया, आईएफसी। अच्छा मैंने बोला भाई ये मुसीबत क्यों है, वो बोल रहा भाई तुमसे सवाल करना चाहता है। तो मैंने कहा जरूरी क्या है, उसने बोला नहीं अगर मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा ना तो तुम उसके काबू में नहीं आओगे, तुम बोलोगे तुमने अपॉइंट ही। वो बोल रहा है हम अपॉइंट कर रहे हैं, उसको बोलो डायरेक्ट बात करें, क्योंकि हमारा पैसा लगेगा तुम्हारी कंपनी में, और एज अ ओनर नहीं लगेगा, एज अ लैंडर लगेगा, एज अ। तो क्या मुझे लैंडर अपॉइंट कर सकता है, तो फिर एड्रेस ही, तो मेरा एड्रेस ही कौन है अब, बैंक। तो क्या मैंने शेयर होल्डर को रिपोर्ट नहीं दी, वो अलग है ये अलग है। तो आपने एड्रेसी की इंपॉर्टेंस समझी। कल भी एग्जांपल दी थी, वो जो कंपनी डूब गई, वो चर्सी देख के अपने पास इन्वेस्टमेंट लेके चला गया, वो बोल रहा है नहीं उसको बोलो मुझे आप एड्रेस करें, मेरा काम ये है। सीधी सी बात है, मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए डायरेक्ट, ना कि आपकी तरफ, ताकि ऑडिटर भी सावधान आके काम करे कि भाई उसके पैसे लगे हैं, वो डायरेक्ट भी रिपोर्ट देनी है। क्लियर है, चलें जी। फवाद भाई इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, डन हो गया। पहले भी यही कहा था चर्सी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कहा था। इधर बैंक अपने ऑडिटर को क्यों नहीं बोल रहा, अच्छा वो यूके से यहां भेजेगा, यूएस से बोलेगा ऑडिटर को जाओ ट्रेन पकड़ और जाके ऑडिट कर गया पीडीसीएल का। इंटरनेशनल फर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ईवाई यूएस में नहीं है, यूके में नहीं है, वी आर एवरीवेयर ब्रो, हर जगह है। कहने का मतलब ये है कि जब वो ईवाई लंदन को या किसी भी जगह को बोलेगा कि ऑडिट कराओ, तो वो ईवाई लंदन भी अपने अंग्रेज तो नहीं भेजेंगे यहाँ पे, वो बोलेंगे आकाश भाई आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप ऑडिट करें, आपको फीस मिलेगी डॉलर में। सही है, बात समझ आती है। तो कहने का मतलब है बोलेंगे वेलकम, थैंक यू सो मच, हमें पैसे मिलेंगे तो हम ऑडिट करेंगे। तो क्या मेरी मेथोडोलॉजी ऑफ ऑडिट या पूरी दुनिया की मेथोडोलॉजी ऑफ ऑडिट सेम है? यही तो बात है, रिपोर्ट सेम है, मकसद सेम है, यही तो सिखाना चाह रहा हूँ, यही तो बात कर रहे हैं। चलें जी। तो सर लोन भी तो भाई बिल्कुल है। अब पहले बताओ बात समझ आ गई, जल्दी बताओ। अच्छा ये एक कौन है, ये पहले इसका नाम पढ़ूँ मैं, मिटा तो नहीं दिया इसने मैसेज, एक मिनट। मास कह रहे हैं अगर कंपनी अलाउ ना करे, मतलब कैसी, मतलब नुक्तों वाली बात है। मुझे एक बात बताओ, कंपनी अगर मना करेगी तो क्या उसको लोन मिलेगा?
पहली शर्त है उसकी, पहली शर्त है उसकी कि मैं आपको लोन इस कंडीशन पे दूंगा जब मुझे ऑडिट रिपोर्ट, मैं आपको बताऊं इतना तो मुझे बैंक ने नहीं कहा कि हमें रिपोर्ट दो, कंपनी अल्लाह के वास्ते भाई उसके साथ इंगेजमेंट लेटर साइन करें, इंगेजमेंट लेटर मुझे भी साइन करना पड़ेगा, तो मैंने कंपनी से किया तो था, वो अलग है ये अलग है, 2 दफा फीस आ रही है तो 2 लेटर हैं, बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना मुझे बैंक नहीं फोर्स कर रहा, कंपनी बोल रही है अल्लाह का वास्ता उससे साइन कर लो भाई, हमें क्या चाहिए, पैसे, लोन चाहिए, आप एग्री करो, आप उसको तसल्ली दोगे, तो अगर तसल्ली दे रहा हूं तो क्या उसको कॉन्फिडेंस इनहांस हो रहा है, तो उसकी रिपोर्ट से क्यों नहीं हो रहा था, वो शेयर होल्डर है, एड्रेस ही वो है। पहले बताओ भाई, अब बात समझ आई, पक्की बात है जी जानी। नहीं तो मैं तो वैसे भी जाता, वो कोई भी शेयर होल्डर होता तो मेरी रिस्क असेसमेंट तो वैसी होती कि कंपटीशन नहीं समझता, हाँ या नहीं, डेटर डेज नहीं निकालता, अच्छा वेयर हाउस की इन्वेंट्री पे काउंट नहीं देखता, सब देखता। मैं तो कह रहा हूं मेरी ऑडिट स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि मेरे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स तो सेम है, मेरी रिस्क असेसमेंट भी सेम रहेगी भाई। मैं ये, अच्छा एक मुझे बात बताओ, कंपनी के 2 मालिक हैं अज्यूमिंग, तो एक मालिक के लिए ऑडिट कर रहा हूं तब भी तरीका, दूसरे मालिक के ऑडिट कर रहा हूं तब भी तरीका, क्योंकि जो रिस्क है वो किसी और के आने से बदल तो नहीं जाते, रिस्क तो रिस्क है, और हर रिस्क को रिस्पॉन्ड मैंने सेम किया होगा, तो ये तो नहीं कह सकता बैंक के आने से नया रिस्क आ गया, या रिस्क मैंने ओवरऑल देखा होगा, तो क्या मैंने पेरोल पे रिस्क नहीं देखा होगा, पेरोल के कंट्रोल नहीं देखे होंगे, अच्छा तो ऐसा तो नहीं है बैंक आएगा तो वापस से देखूंगा, या वही चीज है, मेरे कंक्लूजन, मेरी रिस्क असेसमेंट चेंज नहीं होगी, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, एड्रेस ही, ठीक है, हाँ बोलो, सेल्फ रिव्यू कैसे आएगा, 1 मिनट जानी, अब तो गेम यहीं से शुरू हो गई, जानी सुन तो लें, सेल्फ रिव्यू तो तब आता है जब मेरी बनाई हुई चीज को मैं रिव्यू करूं, फाइनेंशियल्स मैंने बनाए, 1 मिनट ना, फाइनेंशियल मैंने बनाए, किसने बनाए, मैंने उस पर रिपोर्ट दे दी, यही रिपोर्ट की कॉपी कराई, नाम चेंज किया, उसको दे दिया, क्या सेल्फ रिव्यू है? सेल्फ रिव्यू तो वो है कि अपनी बनाई हुई चीज को रिव्यू करना, अपनी बनाई हुई चीज को ऑडिट करना, क्या फाइनेंशियल मैंने बनाया या मैंने ऑडिट किया है? अब मुझे 2 बंदे आके कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं इसका ऑडिट कर दो, मैंने कहा बिस्मिल्लाह, तुम भी पैसे दो, तुम भी पैसे दो, दोनों रिपोर्ट लो जाओ, ऑडिट तो एक ही है ना, रिपोर्ट 2 हैं, नहीं नहीं नहीं, रिपोर्ट 2 हैं, रिपोर्ट एक नहीं है, रिपोर्ट, क्योंकि दोनों में एड्रेस ही अलग है, रिपोर्ट 2 है, क्योंकि एंगेजमेंट लेटर भी कितने थे, 2 थे, ये बात याद रखनी है, सही है, हाँ जी। नहीं देखो, अगर अगेन अगर बैंक मुझे स्पेशली बोले, एक मिनट सवाल सुनिएगा बच्चों, बैंक मुझे बोले मुझे कैश फ्लो प्रोजेक्शन को वेरीफाई करके दो, तब भी एड्रेस ही अलग है, मुद्दा किसका है? तो अगर वो बोल रहा है मुझे फाइनेंशियल्स का ऑडिट करके दो, तो वही है, अगर मुझे प्रोजेक्शन बोल रहा है तो मैं प्रोजेक्शन ऑडिट करके दे दूंगा, तरीका कार अलग होगा, तब भी मुद्दा एड्रेस ही का है। बात किसकी हो रही है? एड्रेस ही चेंज हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। अब वो किस भी नस्ल का ऑडिट करवा रहा हो, चाहे हिस्टोरिकल चाहे फ्यूचर, वो तो करने पड़ेंगे, आपको क्या मसला भाई, मैं करूंगा ना, पैसे मिल रहे हैं, एड्रेस ही पे रहो, एड्रेस ही कितने होंगे? 2, एक अलग क्लियर, रिपोर्ट्स भी कितनी होंगी? 2। चस्सी ने वहां पे शुरू एड्रेस ही से करवाया, निकल कहां गए इधर, चलो। अच्छा आप सानिया कह रही हैं सर आप वाली एग्जांपल में एड्रेस ही बैंक था, बट वो बोलता है ना कि रिस्क एंड रिपोर्ट तो सेम रहेगी, तो अगर ऑडिटर शेयर होल्डर को एड्रेस करता है तो वही रिपोर्टिंग होगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहा तू, आगे तो ओपिनियन सही कह रहा है यार वो, इधर तो ओपिनियन भी डिफरेंट दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन हु वी आर रेफरिंग टू। नहीं अच्छा देखो एक बात बताओ, आपको मैंने रिपोर्ट दी, मैंने कहा ये फाइनेंशियल सही है, तो इसको ये कहूंगा ये फाइनेंशियल गलत है, या इसको भी सही बोलूंगा? क्यों? तो सही है ना, क्या ये बोलूंगा फेयर व्यू नहीं दे रहे, तो वो बोलेगा या तो तुम पागल हो या तो वो मैनेजमेंट पागल है।
भाई जब ऑडिट कर लिया तो यही बोलोगे ना कि ये एफएस है, मैंने ऑडिट कर लिया, सबूत मिल गया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। एक रिपोर्ट लिखी ट्रू एंड फेयर व्यू की शेयर होल्डर्स, एक रिपोर्ट लिखी ट्रू एंड फेयर व्यू की बैंक। भाई इसमें मुसीबत क्या है? दो काम क्यों नहीं करने तुम्हें? मतलब फ्री में पैसे मिल रहे हैं, कर लो भाई। एड्रेस ही क्या हो गया? चेंज हो गया, एज एप्रोप्रिएट। बस इतनी सी बात है। चलें सब, मतलब ऑडिटर उसी के सवालों के जवाब देगा जिसका नाम लिखा। भाई ऐसी बात है, मालिक कौन है? शेयर होल्डर। मालिक कौन है? बैंक। जो तुम्हें अपॉइंट करता है जवाब उसको दोगे ना भाई, जिसने निकाह हुआ है उसी से बात करोगे, सीधी सी बात है भाई। एंगेजमेंट लेटर जिससे साइन हुआ है उसी को जवाब देना है ना इधर। सो वी हैव टू एड्रेस द, अच्छा भाई सुनना, सानिया कह रही है, सो वी हैव टू एड्रेस द सेम रिपोर्ट to different users so that they can each be assured that they have been satisfied। क्या वो सही कह रही हैं? yes। दोनों को तसल्ली देनी है कि तेरे लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है। सही है, पैसे हमें दोनों से मिलेंगे। सही है। हाँ भाई जानी बोलें। भाई सवाल सुनना है, हर सवाल इंपॉर्टेंट होता है जैसा भी हो। जल्दी चलें, जल्दी प्लीज। मैंने लिमिटेड नहीं, एक मिनट, मैंने लिमिटेड जैसा कोई सिखाया? कोई ऐसी बात की तो हमें पता ही नहीं क्या है। अरे जानी, टाइप ऑफ एंगेजमेंट चेंज भी हो जाए, बात मुद्दा एड्रेसी का है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? मेरी बात तो सुन ले मेरे पप्पू, एक मिनट। मैं क्या कह रहा हूं, मसला किसका है? एड्रेसी का। तो मैं कह रहा हूं दुनिया जहां की कोई काम करा ले, वो सवाल कहां से शुरू हुआ है? मैं कह रहा हूं एड्रेस ही चेंज हो जाएगा, तो अगर कोई और काम करवा रहा है वो तो ऑडिट का तरीका भी। अभी तो बात की फ्यूचर प्रोजेक्शन, इसने ही तो पूछा। मैंने कहा हाँ भाई पे काम अलग होगा, पे काम सेम नहीं होगा। अगेन मुद्दा किसका है? एड्रेसी का, कि एड्रेसी अलग हो सकता है। क्लियर है? बस जानी इतनी सी बात है, बस एड्रेसी पे फंसे हुए थे हम। चलें चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं जानी, क्या बात समझ आ रही है? स्क्रीन अब सही है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों प्लीज जल्दी बताओ। हाँ जी जल्दी जल्दी सारे बच्चों, क्या अब तक के कंटेंट्स में जो हम रिवीजन कर रहे हैं क्या बात क्लियर है? ओके अब सही है। चलें जी आगे आगे, प्लीज आगे सुनना है। अब एड्रेसी के बाद हम आ गए थे ओपिनियन पे, ओपिनियन के पैरा पे। सबसे पहले काम की बात, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, और जिसके अंदर ये आता है। अच्छा कोई जल्दी बताओ ये क्यों आता है? मैंने लिखा था नहीं, ताकि एनुअल रिपोर्ट पे ये नहीं लगे कि हमने रिपोर्ट दी है। हमारे रिपोर्ट किस हद तक है? 5 स्टेटमेंट्स तक, दैट्स इट। इसके आगे पीछे कुछ भी चिपका दो, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है? ओके आगे। हमने कहा ये ऐसे शुरू हुआ था, फिर ये लिखने के बाद कि मैंने ऑडिट किया है, फिर मैं बोलूंगा मेरे ओपिनियन में, इन माय ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड, पर इस ओपिनियन को मैं कहता हूं अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड का मतलब जानी ये होता है कि उसमें कोई छेड़खानी, सब सही है। सबूत मिल गया? मिल गया। और अगर कोई गलती थी तो उसने वो सही कर दी है, तो हम कह रहे हैं सब सही है। अच्छा इसी तरीके से अगर तुम ऑडिट करो और तुम्हें कोई मसला मिले और वो बंदा उसको सही, तो क्या आप ये कहेंगे ट्रू एंड फेयर है, या अब मॉडिफाइड ओपिनियन? अच्छा तो वो या तो गलती पे होगा या तो सबूत ना मिलने पे होगा। पहले बताओ दोनों बातें समझ आती हैं? ये एक रिकैप है पिछली क्लास का। ओके हम आगे चले। फिर वो कहता है इसके बाद आप दें बेसिस फॉर ओपिनियन। अच्छा बिफोर वी गो फर्दर, मैं यहीं पे रुक के एक दो बातें करूंगा, और आज से आपके क्विज़ेस आना शुरू हो जाएंगे अगेन एंड अगेन, रिपोर्ट के भी और इंटरनल कंट्रोल के भी। आगे सुने। तो अब प्लीज मुझे एक बात बताएं फोकस के साथ। मैंने कहा ओपिनियन ये है जिसकी बुनियाद ये है। अच्छा अब मैं अगर वैसे बेसिस की बात करूं सिंपल, तो मैं किसी को बोलूंगा मैंने ऊपर ओपिनियन दिया है, तो बोलेगा कैसे दिया है भाई? मैं बोलूंगा मैंने ऑडिट किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत। भाई एक मिनट ना, कोई आपको बोले आपने ओपिनियन कैसे दिया, उसकी बेस क्या है? आप बोलोगे मैंने ऑडिट किया था, बोलेगा कैसे?
अच्छा, आयजा में लिखा हुआ है कि आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, आपने कंट्रोल्स को टेस्ट करना है, आपने सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर परफॉर्म करना है, सब तो लिखा हुआ है। मैं भी तो यही कह रहा हूं। मैंने ऑडिट किया था किसके तहत? अच्छा आगे सुनना, जब मैंने आयजा के तहत ऑडिट किया था तो मैं इंडिपेंडेंट भी रहा, बेसिस फॉर ओपिनियन, कि मैं इस देने के काबिल हूं, ओपिनियन देने के लायक हूं। और मैंने कहा जब मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किए तो मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला। सफिशिएंट मतलब सही क्वांटिटी में, और एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी में। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला, जिसके बेस पे मैंने ऊपर ओपिनियन दिया है। आओ देखते हैं, ऊपर वाला सेम है, नीचे देखो ये कौन सा ओपिनियन? वी हैव कंडक्टेड ऑडिट एज पर, इंडिपेंडेंट था मैं, और अच्छा एक मुझे बात बताओ, क्या मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अच्छा मुझे एक बात बताते हो, अगर मैं ये ना लिखूं कि मुझे एविडेंस मिल गया तो क्या मैं ओपिनियन देने के काबिल हूं? तभी तो लिखा हुआ है बेसिस फॉर ओपिनियन। इस पैराग्राफ की शुरुआत ऐसे होती है कि हमने ऑडिट किया था एजाज के तहत, मैं इंडिपेंडेंट रहा और मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला, जिस बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड, वो ऊपर बताया है, पहले बताओ दोनों में रिलेशन समझ आता है? नीचे अच्छा, अब एक मजे की बात तुम मुझे बताओगे, अगर मुझे सबूत नहीं मिला होता तो क्या मैं ऊपर लिखता कि इन आवर ओपिनियन? एक बात समझे, अगर मुझे सबूत नहीं मिला होता तो पहली चीज क्या यहां पे लिखता वी हैव ऑब्टेन्ड? नहीं वीवर, अभी तो वो तो बहुत आगे, तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। इधर सुनो, इधर मुझे एक बात बताओ जल्दी से, हम ये कह रहे हैं सिर्फ इतना मुझे बता दो, खुद इंसानी दिमाग लगा के, अगर तुम्हें सबूत नहीं मिलता तो मैं बेसिस फॉर ओपिनियन में यहां पे वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिख नहीं सकता। नहीं, ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन आता। ओपिनियन कहां दिया है? ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन आता, और मैं तुम्हें बिल्कुल स्लोली तुम्हारे लेवल पे आके बता रहा हूं, यहां पे जो हेडिंग है ना, ये होती बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर। अच्छा अब एक मिनट, एक एक करके, तो हम ये कह रहे हैं, मैं तुमसे दो बातें पूछ रहा हूं, बड़ी अहम पूछ रहा हूं, प्लीज सुनना। अच्छा अशद और बाकी सारे बच्चों, अभी स्क्रीन क्लियर है? जल्दी बता दो, अब हैंग नहीं हो रही होगी, बिल्कुल सही है। आगे सुने वापस से, अब प्लीज यार फोकस करना, यहाँ पे तुम लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, बातें नहीं करनी है, फोकस होकर जवाब देना है। इधर मैंने कहा ओपिनियन का पैरा पहले आएगा, आप बताओगे मैंने ऑडिट किया था इन चीजों का, और मेरे ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ट्रू एंड, नीचे आऊंगा बोलूंगा बेसिस फॉर ओपिनियन, आयजा के तहत इंडिपेंडेंट था, एविडेंस मिल गया। रिलेट हो रही है? अच्छा अब अगर दूसरा सवाल पूछा हूं तुम लोगों से समरी के लिए, अच्छा मैं बता दूं, ये मैं कंटेंट्स करा रहा हूं, फिर एक एक कंटेंट पे अलग अलग चैप्टर बनाया मैंने, फिर एक कंटेंट को उठाऊंगा पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, दूसरे को उठाऊंगा पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, और ऐसे करते 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 पूरी ड्राफ्टिंग हो जाएगी। अभी सिर्फ कंटेंट्स की बात हो रही है हाई लेवल, फिर एक एक कंटेंट को उठा के पूरा चैप्टर बनाया हुआ है अलग अलग सवालात के साथ। तो फिर वो याद रखिएगा कि ये खत्म नहीं हो रहा रिपोर्ट, ये तो सिर्फ अभी ओवरव्यू है, और हो सकता है इस ओवरव्यू को 8 क्लासेस लगें, 7 क्लासेस लगें, लग सकती हैं, पर अभी हम सिर्फ स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहे हैं कि चल क्या रहा है, आगे चलें। बेसिक बात पता होनी चाहिए मुझे रिपोर्ट की। चलें, मैंने कहा व्हाट इफ तुम्हें ऊपर सबूत नहीं मिला, या चलो सबूत मिल गया पर उसने सही, यानी तुमने कहा कि मैंने ऑडिट किया, सही है, और ऑडिट करने के बाद मुझे गलती पता लगी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, उसने नहीं किया, 50 मिलियन का, कितने का? 50 मिलियन का। अब यहां पे साथ रहिएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, उसने किया नहीं है, हाई लेवल बात कर रहा हूं, अलग अलग चैप्टर पे आएंगे। अच्छा तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं लिखूंगा वी हैव ऑडिटेड? बिल्कुल लिखूंगा वी हैव ऑडिटेड, और ये ऑडिट किया था, पर मैं बोलूंगा मेरे ओपिनियन में ट्रू एंड फेयर व्यू। अब क्यों कह रहे हो गलत है, और उसने सही नहीं किया? वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑडिट किया था, अब हम कह रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा, क्यों? क्या मसला है?
अब इशू है। अच्छा अब मैं बेसिस पे आ गया, मैं ये लिखूंगा कि मैंने आयजा के तहत ऑडिट किया था, वेरी गुड, यार हम लिखेंगे। मैं ये लिखूंगा मैं इंडिपेंडेंट था, और मैं ये लिखूंगा मैंने सबूत इकट्ठा किया, यस मैं लिखूंगा मैंने सबूत इकट्ठा किया। तो अब मैंने कहा कि मैंने सबूत इकट्ठा किया, मुझे पता लगा कि मसला है, और मैंने ऊपर लिख दिया मॉडिफाइड ओपिनियन पर, मैंने ऊपर क्या लिखा, ट्रू एंड फेयर व्यू। शेयर होल्डर कंफ्यूज बैठा हुआ है, बोल रहा भाई तुझे सबूत भी मिल गया, ऊपर कह रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू, वजह क्या थी ये तो बता। अब आगे देखो, वो बोल रहा है इसी पैरा में बताओ कि तुमने ऑडिट कंडक्ट किया, तुम इंडिपेंडेंट है, तुम्हें सबूत मिला, और मसला क्या था, मसला क्या था, वो क्या कहते हैं, नेचर ऑफ गलती, नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट, इसी पैरा में बताओ। अच्छा तो मुझे एक बात बताएं, जब सब सही था तो क्या नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट बताएंगे? है ही नहीं तो बताऊंगा भी नहीं, सिंपल। अच्छा फिर पता कहानी यहां रुक जाएगी, फिर कहानी यहां रुक जाएगी। अच्छा हम ऊपर क्या कहेंगे, जरा ये रिलेशन बना के चलना पड़ेगा। ऊपर हम हेडिंग डालेंगे ओपिनियन की, ऊपर हम हेडिंग डालेंगे वी हैव ऑडिटेड XYZ स्टेटमेंट्स एंड इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ट्रू एंड, नीचे बताऊंगा हमने ऑडिट किया था, आयजा के तहत किया था, इंडिपेंडेंट थे और एविडेंस मिल गया, कहानी खत्म। दूसरा केस, गलती मिली सही, मैं बोलूंगा हमने ऑडिट किया था, इन स्टेटमेंट्स का किया था, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। पहले बताओ यहां तक साथ हैं, नीचे आ गए, वी हैव ऑडिटेड लिखूंगा आयजा के तहत, ओके, और इंडिपेंडेंट था, सबूत मिला, एक और चीज। अच्छा इसको लिखने का तरीका तो आगे सिखाऊंगा, पर वो फैक्चुअल बात होती है कि ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹50 मिलियन, और अगर ये रिकॉर्ड कर लेती तो इसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते, प्रॉफिट और पीपी कम हो जाता, खत्म। शेयर होल्डर को पता लगेगा कि ऑडिटर ये क्यों कह रहा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, वजह के साथ पक्की बात है। अच्छा अब हेडिंग्स देखें, जब मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करूंगा, जब अपने ओपिनियन को, तो हेडिंग हो जाएगी मॉडिफाइड ओपिनियन, नीचे बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर, तो इसमें बेसिस बता दो कि मॉडिफाई क्यों किया है। पहले बताओ कहानी समझ आती है, पक्की बात है, ऑनलाइन तो प्लीज कंफर्मेशन दे दो, बात समझ आती है, बेसिक स्ट्रक्चर का डिजाइन बता रहा हूं जी जानी। इफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले बताओगे नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट में कि डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ, अगर हो जाता तो क्या होता, तो इफेक्ट लाजमी बता। क्योंकि देखो आप किसी को बोल रहे हो कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा, तो वो बोलेगा ना भाई क्यों नहीं दे रहा, तो डेप्रिसिएशन के ना रिकॉर्ड होने से जो जो होता वो भी बताना है, बड़ा हाई लेवल बताना होता है, वो भी सीखते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि ये अलग अलग चैप्टर है, एक एक कंटेंट, हम अभी सिर्फ एक हाई लेवल व्यू ले रहे हैं ताकि आपको एक तमीज तहजीब आ जाए कि रिपोर्ट होती कैसी है, क्लैरिटी है, पक्की बात है। अच्छा सर दोनों में से एक ही लिखेंगे ना, भाई एक ही कंपनी में दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना, या तो सही होगा या तो नहीं होगा। वो कह रहे हैं मैं चलते हुए जा रहा था, मैंने ऑडिट किया और मुझे लगा सही है, फिर बाद में मुझे लगा गलत है, ये क्या लिख रहे हो भाई, या तो सही है या तो गलत है। सही है जी, ओके। जब सवाल मासूम है तो क्या कर सकते हैं, इधर इफ द क्वेश्चन, अच्छा भाई इंग्लिश में सवाल आया, एक मिनट रुको, इधर प्लीज सुनिएगा जानी, बड़ा अहम सवाल है। इफ द ओपिनियन इज अनमॉडिफाइड देन द हेडिंग शेल बी अनमॉडिफाइड ओपिनियन, नहीं फिर बदतमीजी, सिर्फ ओपिनियन, ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, सिर्फ ओपिनियन, क्योंकि वो ओपिनियन लिखना इटसेल्फ कि इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। पहले बताओ बात समझ आती है, चलें जी ये हो गया सर, ओके। फरजान कह रहे हैं सर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन होगा तो ये सब लिखेंगे कि वी कंडक्टेड ऑडिट, हाँ लिखेंगे ना भाई, मैंने आपको क्या कहा, आपको गलती मिली, आपको पता है कि मिस्टेक, तो शेयर होल्डर बोलेगा तो चस्सी तुझे पता कैसे लगी, तो ये नहीं लिखेंगे। अच्छा तो अगर तुम्हें गलती मिली तो तुम्हें इंडिपेंडेंट होना लाजमी नहीं था, तो तुम्हें सबूत मिला, तो अगर अच्छा तुम इसमें ये नहीं लिखोगे मुझे सबूत मिला, तो शेयर होल्डर बोलेगा चस्सी पे गलती कैसे पता लगी। बात समझ आई। तो हम ये कह रहे हैं दो केसेस, चाहे मैं अगर ये एक एक करके बात कर रहा हूं तुमसे, अगर मैं ये कहता हूं मेरे बच्चों, पहली चीज, हाँ बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट द अपमोस्ट थिंग, पहली चीज अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे
ऑल टुगेदर सबूत मिल गया कि गलती एग्जिस्ट करती है, तो मैं ये कहूंगा वी हैव ऑडिटेड, ये ऑडिट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव। अच्छा, आप सिद्धा कह रही हैं अगर एविडेंस नहीं मिला उस पर आते हैं, होल्ड ऑन, उस पर अभी आते हैं, एक एक करके चल रहे हैं। हमने कहा मुझे सबूत मिला, गलती है, मैं बोलूंगा हमने ऑडिट किया, ये स्टेटमेंट्स कैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, फिर मैं बोलूंगा भाई क्यों नहीं दे रहे, उसकी वजह बताओ, इसी पैरा में अलग पैरा में। अच्छा, उसकी हेडिंग क्या होगी, मॉडिफाइड क्यों लिख रहे हो, वो सही नहीं है। अच्छा, आप फिर ये लिखोगे मैंने ऑडिट किया था, इंडिपेंडेंट था, एविडेंस भी मिला, और फिर बताऊंगा कि वो मसला क्या था कि कंपनी हैज नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹50 million. If this would have been recorded, the profit would have been reduced by this amount, depreciation would have been increased by this amount, and PP would have been reduced by, तीनों इम्पैक्ट बता दो, खत्म, सीधा, इतना सिंपल है ये, क्लियर है, पक्की बात है। कितने केसेस हो गए, दो। हाँ, अगर सब सही है तो हेडिंग ओपिनियन, नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन, अगर मसला है तो ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन, नीचे बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है, क्विज भी इसी पे ही आएगा आज, सोच के, सही है, तभी मैं कह रहा हूं मैं एक एक कंटेंट पे काम कर रहा हूं। चलें, ऑनलाइन वालों यहां तक सही है तो बता दें जल्दी, क्लियर है, ओके। चलें, यहां तक भाई सही है, समझ आता है, इनको आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा अज्यूमिंग सबूत नहीं मिला, मुझे सबूत नहीं मिला, सही है, तो प्लीज सुनना, समझने की बात है। तो ओपिनियन में, अच्छा आपके पास तो बुक है ना, इसमें ये एज इट इज होगी, ये चीजें आ रही है ना एज इट इज, ये तुम्हारे लिए ही तो मैंने एक पलंदे पे लाके रखी है वहां पे कि तुम यहां से मैच करके वहां पे लिखोगे चीजें, सही है जी। तो वहां पे आपको कुछ मॉडिफाई करना हो या अपनी नोटिंग करनी हो तो आप वहां करेंगे डेफिनेटली, सही है। पोर्टल पे सर प्लीज ग्रुप पे अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा ओके, मैं पोर्टल पे भी अपलोड कर दूंगा, सही है भाई। पहले मुद्दे पे आते हैं, सही है, इधर सुनिएगा, लॉजिकल बातें करेंगे, फजूल बातें नहीं करेंगे, सही है। इधर मैंने कहा अब मैं ओपिनियन के पैरा पे हूं, किस पे, पर पहले आप मुझे श्योरिटी देंगे कि दो बातें क्लियर हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, 15 नंबर का सवाल आता है, अपने किसी भी सीनियर से पूछ लो, रिपोर्ट का, हो ही नहीं सकता कि सवाल ना है, हो ही नहीं सकता सवाल ना है, 15 नंबर का सवाल लाजमी आता है। और अगर आपने पिक कर लिया पूरे 15 नंबर आपके, जैसे रिस्क में पिक होता है तो हो जाते ना नंबर, ये भी ऐसे ही होगा। मैं तुम्हें लिख लिख के पागल कर दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे सवाल करेंगे स्ट्रेटेजी से लेके रिपोर्टिंग तक, सब हो जाएगा। सिर्फ तुम कंफर्मेशन दो कि भाई ये क्रिस्टल क्लियर है, इतना सा भी कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट करोगे तुम्हारा अपना मसला। मैं जब तुम्हें बताने को नहीं मना कर रहा तो तुम पूछने में क्यों हिचकिचाते हो, पूछो भाई, जब नहीं हुआ क्लियर तो नहीं हुआ। आगे जल्दी से, पहली चीज मैंने कहा, दो चीजें क्लियर हो गई तुम्हें, सही है, तीसरी चीज हो गई, तीसरी पे है मुझे सबूत नहीं मिला, सही है। तुम खुद देखो, इंतहाई फजूल चीज होगी ये लिखना कि वी हैव ऑडिटेड, एक मिनट ना, देखो आप खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर जाओगे, सुनो कैसे, यही तो सिखाना है। अभी आगे जाके पूरा चैप्टर है इस पे, वी हैव ऑडिटेड पास्ट टेंस है, वी हैव ऑडिटेड, अभी इंग्लिश मेरी अच्छी है थोड़ी सी, सुनो, वी हैव ऑडिटेड पास्ट टेंस है। अगर तुम ये लिखते हो ना कि वी हैव ऑडिटेड, तो मतलब तुमने ऑडिट तुम तो कर ही नहीं पाए, बात आई समझ, तुम तो कर ही नहीं पाए। पहले ये बात रखिएगा, तुम तो कर ही नहीं पाए ऑडिट, तो हम ये नहीं कह सकते कि वी हैव ऑडिटेड। तो अब सुनना, इसमें होता यह है, वी वर एंगेज्ड, यहां से शुरू होगा, वी वर एंगेज टू ऑडिट द कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड, क्योंकि हम बोलेंगे हमें एंगेज किया गया था, पर हम जब एंगेज हुए ऑडिट करने में, पर हमें कोई सबूत नहीं मिला, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। अब बात समझ आई सर, पहले भी आपने लिखा था ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, तो दोनों में ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, चाहे गलती हो या चाहे सबूत ही। अच्छा आप ये कह दो कि सही है, तो आप किस बिना पे कह रहे हो, आपके पास सबूत नहीं है, तो आपको ओपिनियन देने के लिए क्या चाहिए, सबूत। अब सबूत में या तो सही होगा या तो गलत होगा या तो सबूत ही नहीं होगा। तो जब गलत होगा, उसने सही नहीं किया, तब भी नो ट्रू एंड फेयर व्यू,
और जब सबूत ही नहीं है, नो ट्रू एंड, क्योंकि आपकी फिगर्स जो आ रही हैं आपको उस पर एतमाद ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी सबूत आपके पास अवेलेबल नहीं है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है जी जानी? अभी हाई लेवल पूरे एफएस के लिए, हाई लेवल पूरे एफएस के लिए। चलें अब मुझे एक बात बताएं सर, वी हैव कंडक्टेड वाली लाइन आएगी, फिर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले ऊपर वाली पे, अभी हम नीचे की बकवास क्यों कर रहे हैं? हम किस पैराग्राफ पे बैठे हुए? ओपिनियन। अभी नीचे आते हैं, प्लीज सुनना, ओके प्लीज सुनना। अब हम ये कह रहे हैं कि सर जब मैं ओपिनियन पैरा पे हूं तो ओपिनियन के पैराग्राफ पे वी हैव ऑडिटेड से मैं शुरू नहीं करूंगा, मैं करूंगा वी वर एंगेज। चाहे तो आप लिख दीजिएगा अपने पास बुक के अंदर वी वर एंगेज। अच्छा, अब जब मैं कह रहा हूं कि वी वर एंगेज, क्योंकि मैं क्लैरिटी से अपने शेयर होल्डर को बता रहा हूं, आप ही वो शख्स थे जिसने मुझे एंगेज किया था ऑडिट के लिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, बट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, और पता है मैं इसमें बहुत स्पेसिफिक हो जाऊं, मैं ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही की जगह मैं लिखता हूं मैं ओपिनियन ही नहीं दे रहा। मैं ओपिनियन ही क्यों नहीं दे रहे? सबूत ही नहीं है। अच्छा, अब पहले बताओ यहां तक साथ है? पक्की बात है? ओके जी, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक साथ हैं? हाँ जी, अब नीचे आ जाओ, नीचे वाले। अच्छा, अब ऊपर हेडिंग क्या आएगी? एक मिनट में जवाब देता हूं। ऊपर हेडिंग क्या आएगी ओपिनियन में? बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। तो सर पहले भी बेसिस फॉर मॉडिफाइड था, अब भी, दोनों में? यस, क्योंकि आपका ओपिनियन तब्दील हो चुका है, आपका ओपिनियन तब्दील हो चुका है। तो पहले बताओ क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब एक स्टेप नीचे आते हैं, बेसिस कि क्या बुनियाद है ऊपर ये कहने की कि हम ऑडिट नहीं कर पाए। अच्छा, क्या मैं ये लिखूंगा मैं इंडिपेंडेंट था? हाँ पक्का? अच्छा, ये लिखूंगा वी कंडक्टेड ऑडिट, या वी वर एंगेज टू कंडक्ट ऑडिट? वी वर एंगेज टू कंडक्ट ऑडिट। अब बात समझ आ रही है? अब लॉजिकली कनेक्शन बन रहा है ना कि अच्छा देखो, आपको ये तो सिखाया था मैंने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि जैसे हालात वाकयात होंगे वैसे रिपोर्ट को चेंज कर देना, वो भी हमारे तरीके से, ना कि अपने तरीके से। क्लियर है? तो आप मुझे एक बात बताओ, ये तो कंसिस्टेंसी है ना? अब मुझे, अच्छा कोई शेयर होल्डर किसी दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ हो, वो देखे कि लिखा हुआ है वी वर एंगेज, कि बाबू यहाँ पे तो एविडेंस ही नहीं है, तो फिर वो दलील किसको करेगा? बोलेगा भाई क्या मतलब तुम लोगों को क्या कर रहे हो, ये पैसे लगे हुए हमारे, सबूत नहीं है तुम्हारे पास। तो सबूत नहीं है तो पैसे तो उसी के डूबे हैं। बात समझ आ रही है? खैर, अब आगे सुने, हमने कहा वी वर एंगेज, इंडिपेंडेंट था। अच्छा, मुझे लगता है मैं लिखूंगा वी हैव ऑब्टेन्ड, या ये लिखूं वी वर अनेबल टू ऑब्टेन? लिखो अपने पास, हम लिखेंगे वी हैव ऑब्टेन की जगह वी वर अनेबल टू ऑब्टेन, हमें कोई सबूत नहीं मिला। बेहतरीन यार, यहाँ तो सही जा रहा है। अच्छा भाई, वी वर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, तो आप शेयर होल्डर फिर कंफ्यूज है क्यों? रीजन बताएं? हाँ जी, स्कोप लिमिटेशन बताऊंगे क्यों है? स्कोप लिमिटेशन का मतलब है मेरा स्कोप था ऑडिट करना, उसमें लिमिटेशन आ गई, सबूत ही। तो मैं बताऊं ना कि क्यों नहीं मिला, कहां नहीं मिला, क्या मसला हुआ। एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एक एग्जाम्पल हुआ ये कि जहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे वहां पे आग लग गई। अच्छा, तुम ये कहोगे क्योंकि आग लग गई थी, मैं फिर कह रहा हूं सही है, अगर मुझे पता लगता तो सही होते, या बोलूंगा कुछ भी नहीं मिला। तो फिर वो बताओ ना, वो बताओ कि ड्यू टू फायर इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वी वर अनेबल टू ऑब्टेन एनी एविडेंस, तो दैट्स व्हाई वी वर अनेबल टू गिव द ओपिनियन। ऊपर बोला ना कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, तो क्या वजह बता दूंगा? हाँ या नहीं? बिल्कुल बता दूंगा। अच्छा, अगर मैनेजमेंट नहीं दे रही तो भी बता दूंगा कि मैनेजमेंट मुझे सबूत नहीं दे रही है। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है? यानी अब सर आपने उस एनपीओ की रिपोर्ट में क्या लिखा था जिसे एक्सपेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए थे? नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि हमने निकलवा लिए थे बाद में, काउंटर पार्टी से पीओस निकलवाए थे, पर ऑडिट बहुत ज्यादा हुआ था फिर उसका वो तो हो गया था। अच्छा, अब कितने पैरा हो गए? 2।
सर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देगी, बाज़ औक़ात वो नहीं देती है, उसको पता है कि उसने गलत एंट्री बनाई हुई है, उसका सबूत अवेलेबल नहीं होता। भाई फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने मल्टीपल रिसीवेबल्स की एंट्री मारी है, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू। अच्छा एक चीज़ सीखते हैं अशद कह रहे हैं सर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देगी, उससे तो एग्रीमेंट है ना। भाई एग्रीमेंट तो है पर वो उसको फॉलो, और हम एग्रीमेंट में ये भी तो लिखते हैं अगर आपने इसमें कोई मसले किए तो ये बात हमारी फिर रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगी और किसको बता दी जाएगी, तो मैं एग्रीमेंट के तहत किसको बता रहा हूँ, और फिर शेयर होल्डर जाने और मैनेजमेंट जाने। हम तो शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने बैठे हुए हैं ना, हम शेयर होल्डर को बोल रहे हैं तुझे बिला वजह की इनकम दिखा रहा है जबकि इनकम है ही नहीं, ये रिसीवेबल बुक किए जा रहा है, सेल बुक किए जा रहा है, ये रिसीवेबल कभी ज़िंदगी में आएंगे ही नहीं, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बैड डेट। तो ये आज जो इनकम तुम्हें दिख रही है, जो तुम ये देखना चाह रहे हो, ये असल में इनकम नहीं है। असल इनकम तब होती जब इसके पीछे जेन्युइन बंदा होता, वो जेन्युइन बंदा कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसे हिस्टोरिकली इतना हुआ है कि एक कंपनी ने फेक रिसीवेबल्स बुक कर करके रेवेन्यू को ऊपर पहुंचाया, एक शेयर होल्डर ने दूसरी कंपनी को बेचा दूसरे बंदे को, बाद में पता लगा कि वो रियलाइजेबल थे ही नहीं। तो इसीलिए ऑडिट का दारोमदार आया ना कि ऑडिटर, अच्छा मैं इसको कैसे वेरीफाई करता हूँ, मैं बोलता हूँ जो रेवेन्यू बुक हुआ है ना रिसीवेबल के अगेंस्ट में, मैं काउंटर पार्टी को खत लिखता हूँ, बता कि क्या इसको पैसे इतने देने या नहीं देने। अगर तूने गलत बताया तो फिर मसला तेरा है, तो केस में कल को वो फंसेगा, वो सही बोल देता है। बात समझ आ रही है? तो दैट्स हाउ वी डू ऑडिट। अच्छा भाई अब आगे अनमॉडिफाइड में हेडिंग में बेसिस फॉर ओपिनियन। अच्छा अब तीन बातें हो गई, ओपिनियन की हेडिंग में सिर्फ ओपिनियन आएगा अगर कोई मसला नहीं है, और नीचे बेसिस फॉर, कहानी खत्म। अच्छा हम ये लिखेंगे पहले केस में वी हैव ऑडिटेड, यही ऑडिट किया था, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग टू एन, फिर मैं आ जाऊंगा बेसिस फॉर ओपिनियन में हमने ऑडिट किया था आयजा के तहत, एविडेंस मिल गया। आगे कुछ बताऊंगा क्यों, सब सीधा है, सब सही है। पहले बताओ यहाँ तक साथ हैं, ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दो यहाँ तक साथ हैं जल्दी से, हाँ जी जल्दी। अच्छा अब ऑडिट किया, सबूत मिला, मसला मिला, सही नहीं हुआ, पहले एक एक पूरा पूरा हिसाब किताब, हेडिंग मॉडिफाइड ओपिनियन, वी हैव ऑडिटेड लिखेंगे, अच्छा ट्रू एंड फेयर व्यू लिखेंगे, अच्छा फिर आ गए बेसिस फॉर मॉडिफाइड, वेरी गुड, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पे वी हैव ऑडिटेड लिखेंगे, इंडिपेंडेंट था और मिला, एविडेंस मिला, ये लिखेंगे। ओके आगे आ जाओ, नेचर और मिस स्टेटमेंट बताएंगे, पहले कुछ भी ऐसा नहीं था, चलें ओके, सबूत ही नहीं मिला कहीं भी, वीवर इंगेज, और सब ये हमें ट्रू एंड फेयर व्यू, हेडिंग आएगी बेसिस फॉर। अच्छा अब जब बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में आया मैं, तो मैं बोलूंगा वी हैव कंडक्टेड या वी वर इंगेज, वेरी गुड। अच्छा इंडिपेंडेंट थे और वी वर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, तो क्यों अनेबल हुआ मैं एविडेंस ऑब्टेन करने से वो बताऊंगा, क्योंकि स्कोप लिमिटेशन थी, तो वो बता दूंगा कि ये स्कोप लिमिटेशन थी क्यों, क्या वजह थी, ये हिसाब किताब हो गया जी। तो वो किस साल का किया होगा, हम किस साल का ऑडिट कर रहे हैं, तो नहीं भाई ये सवाल क्या आया, बेहतरीन सवाल आया मार्केट में, सुने इन्होंने कहा कि 2023 का ऑडिट एक दूसरे ऑडिटर ने किया था, वो सही बोल के निकल गया, आप किस साल का ऑडिट कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि 2023 वाले ऑडिटर पे विश्वास करें और बोले ये साल भी बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूं आपका ओपिनियन 23 पे 24 पे, आपको 24 की सेल्स का सबूत मिला, एक्सपेंसेस का सबूत मिला, कैश कहां गया पता लगा नहीं, तो जब आपको इस साल का कुछ पता ही नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि पिछले साल ऑडिटर ने सही कहा था, तो शेयर होल्डर बोलेगा तो चसी तुझे रखा क्यों है, पिछले साल पे ही रिलाय करना होता तो इस साल जो हुआ है वो मुझे कौन बताएगा। तो तुम कह रहे हो इस साल मैं कुछ देखने जा रहा था कुछ दिख ही नहीं रहा, क्यों एविडेंस ही नहीं मिल रहा, तो यही बताऊंगा ना मैं क्या लिख रहा हूं कि मुझे कोई सबूत नहीं मिला, सीधी कहानी खत्म, रिपोर्ट पकड़ाऊंगा वो जाने और मैनेजमेंट जाने। पहले बताओ बात समझ आती है, पक्की बात है।
चलें जी ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ क्या बात क्लियर है, जल्दी से सारे बच्चों, जल्दी से। मजे की चीज तो अभी शुरू होगी जी। हाँ, हम मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं और बोलेंगे, अभी यूं समझ लो कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, सही है, और हम कहते हैं कि मैं ओपिनियन दे ही नहीं सकता, सिंपल। ट्रू एंड हेडिंग मॉडिफाइड ओपिनियन अभी तक, सही है, आगे जाके चेंजेस आएंगी। अच्छा, अब आगे देखते हैं, जानी आगे आ जाओ। पहले बताओ ये ओपिनियन वाली बातें क्लियर हैं? अब तक सो फार कितने कंटेंट्स हो गए? 4। पहला हेडिंग, एड्रेसी, ओपिनियन, और बेसिस फॉर ओपिनियन भी मल्टीपल केसेस। चलें, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। प्लीज सुनिएगा जानी, यहां पे बड़ी अहम बात है, इधर बहुत अहम बात यहां से शुरू होगी। अभी 1 मिनट रुकिएगा। अब यहां पे हम आते हैं, इधर हमने कहा हम अभी बात कर रहे हैं मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू, ये बात समझनी है। बेसिस फॉर ओपिनियन में अनमॉडिफाइड, भाई अभी देखो एक सवाल आया, प्लीज सुनना, इधर एक सवाल आया भाई। बेसिस फॉर ओपिनियन में अनमॉडिफाइड ओपिनियन के पहले 2 पॉइंट बताएंगे कि इंडिपेंडेंट थे और एज पर आइजर किया था, नहीं तो तीसरा भी तो बताएंगे ना भाई। अनमॉडिफाइड में तो तीनों बताएंगे ना, कि मैंने ऑडिट किया था, मैं इंडिपेंडेंट भी था और मुझे सबूत भी मिल गया। तो 2 बातें क्यों कह रहा है भाई? मॉडिफाइड में कह रहा है नहीं, मॉडिफाइड में भी तीनों बताते हैं, अगर तो आपको सबूत मिल गया। हाँ, तीनों बातें तब बताते हैं, खाली अल्फाज क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। भाई फॉर एग्जांपल, पता नहीं तुम क्या सुन रहे हो जानी, फोकस हो गया यार, मैंने बोला लिखो। मैं ये कह रहा हूं कि बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में हम लिखते हैं कि मैंने ऑडिट किया था, मैं इंडिपेंडेंट था और मुझे सबूत मिल गया है, पर ये वो केस है जब सबूत मिल गया पर वो मिसस्टेटमेंट मौजूद है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता सबूत नहीं मिला, मुझे सबूत मिला है, और जब मेरे पास सबूत नहीं मिला तब भी 3 बातें लिखूंगा, पर उसके अल्फाज क्या हो जाएंगे कि वी वर एंगेज, मैं इंडिपेंडेंट था और मुझे सबूत नहीं मिला। तो लिखूंगा तो सही ना, इसमें ये क्या बात हो गई कि उसको उड़ा ही दूंगा? उड़ाना नहीं है, लिखना है, पर अल्फाज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है। क्लियर है सर? नेचर और मिस स्टेटमेंट में क्या बताएंगे जानिए, अपने घर का पता इधर अभी बताया। नेचर और मिस स्टेटमेंट में ये बताएंगे, प्लीज सुनना जानी, अभी तो बताया मैंने। नेचर और मिस स्टेटमेंट में इतनी प्यारी एग्जांपल दी मैंने कि डेप्रिसिएशन 50 मिलियन का बुक नहीं हुआ, तो अगर वो हो जाता तो आपका प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन और पीपी, तो नेचर यानी वो किस नौयत की गलती है वो बता दो। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, एक एक करके, क्या ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट ग्रांट इनकम के तौर पे बुक कर लियो जबकि डेफर करनी हो? हाँ या नहीं? क्या ये गलती है? अगर वो ये सही ना करे तो क्या ये मिस स्टेटमेंट है? क्या ये नेचर और मिस स्टेटमेंट में बताऊंगा? अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये होगा कि ड्यूरिंग द ईयर government has received a grant of rupees XYZ amount and has recognized it as income instead of deferring it. If it would have been recorded as a deferred, income would have been reversed by this amount, deferred liability would have been increased by, कहानी खत्म। जो हुआ हुआ है गलत वो बता दो, सादा जबान में लिखना सिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूं, ये अलग चैप्टर्स हैं, तीनों के तीनों, चारों के चारों, जितने भी कंटेंट्स हैं, मैं उस चैप्टर की एक एक करके समरी बता रहा हूं कि जब मैं आगे जब भी रिपोर्ट की बकवास करूं तो तुम्हें कुछ समझ आए कि उस पैराग्राफ में असल में होता क्या है। ये बेसिक बातें चल रही हैं। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, बात समझ आ रही है? जल्दी से बताओ, क्लियर है? मिस स्टेटमेंट कैन बी ऑफ एनी नेचर। एनी नेचर मतलब किसी भी तरीके की गलती हो सकती है। डेप्रिसिएशन, अच्छा लाइफ अगर गलत यूज की है वो भी मिस स्टेटमेंट में आती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे डेप्रिशिएट कर दी, गलती है ना? तो वो गलती अगर सही नहीं करेगा तो क्या कहलाएगी? तो जैसी गलती होगी वैसी एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देना, ये कह रहा हूं। पर अभी लिखना सिखाया या भी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल मेकिंग है? कॉन्सेप्ट मेकिंग चल रही है कि भाई ये होता है, वो भी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के ऊपर। चलें सर, हर नेचर की गलती बता देंगे जानी, कसम से हर नेचर की गलती।
50 गलतियां होंगी तो 50 बताएंगे, 100 होंगी तो 100 बताएंगे। मैंने अभी, प्लीज सुनना, मैंने अभी कुछ क्लाइंट्स के ऑडिट किए हैं जहां पे 45 मिस्टेक्स थी, मिस स्टेटमेंट्स थी, हमने सारी की सारी समराइज वे में बताई। बताते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर बोलेगा भाई क्यों आप ऐसे कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, तो मैं बोलूंगा 1 की वजह से, 2 की वजह से या 45 की वजह से, सब बताऊंगा यार। क्लियर है? वहां पहुंचेंगे तो बताऊंगा ना। चलें, ओके। अच्छा, अब ये जो आप अल्फाज यूज कर रहे हैं ना, परवेजिव मटेरियल, मैंने ऐसी कोई चीज सिखाई? हम तो ये मासूम बच्चे लेके बैठे हुए जिनको पता ही नहीं है कुछ, तो हम जब वहां पे पहुंचे नहीं है तो हम उसका जिक्र भी, अभी तो हम कहेंगे जो गलती देखी रिपोर्ट बता दो, सही है तो सही बोल दो, सबूत नहीं मिला तो बोलो सबूत नहीं मिला। इतनी सी बातें आपने याद रखनी है बस, आपने आगे की चीजें सोचनी ही, क्योंकि मैंने आपको सिखाई भी नहीं है, वो उस पर आते हैं अभी। चलें अब आगे, क्योंकि देखो यहाँ पे रेगुलर वाले बच्चे भी बैठे हो, मैं तुम्हें रेगुलर समझ के पढ़ा रहा हूं, तो तुम इस बात का एडवांटेज ले लो कि भाई हम बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में चलेंगे, आगे जाके चीजें चेंज होती रहेंगी। क्लियर है? हम आ गए कहां पे? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू। अब जरा यहां पे तुम्हारा दिमाग घुमाना शुरू करूंगा मैं, क्योंकि अब ऑडिट तो असल शुरू होगा। यहां पे इधर सुनना, मैंने कहा ये जो पैराग्राफ है ना, ये क्या है? कंडीशनल है। ये जो पैराग्राफ है ये क्या है? कंडीशनल है। प्लीज सुनिएगा, ये जो पैराग्राफ है ये क्या है? यानी सर आप ये कह रहे हैं, फोकस होकर मेरी बात सुनना, आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है वो लाजमी है, हेडिंग एड्रेस ही लाजमी है, ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन लाजमी है, ये कंडीशनल है। जब कुछ होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अभी आगे बात कर लेते हैं इस पे, एक एक करके जीरो से बात करते हैं इस पे। आ जाओ, आपको मैंने कहा था, आपको मैंने बताया था, और ये इतनी अहम बात है कि तुम्हारी सोच है, मैं इस पे तुम्हें 15 एग्जांपल दे सकता हूं एक साथ। इधर सुनना, मैंने कहा एक कंपनी है जो अपने एफएस में नॉन करंट और करंट चीजें अलग अलग बता रही हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी अगले 12 महीने ऑपरेट गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब है चलती हुई कंपनी, और वो आगे भी चलती रहेगी। एग्रीड? ये हो गई गोइंग कंसर्न की बात, कि गोइंग कंसर्न है। अच्छा, अब जरा यहां से कनेक्टिविटी बनानी है, और कोई भी तारे जमीन पे वाला ईशान नंद किशन अवस्थी नहीं बनेगा। अपनी दुनिया से बाहर आओ, पहले यहां आ जाओ, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, देखो जो मैं तुम फिर कह रहा हूं ना, जो बच्चा पेपर देके आया ना, उससे पूछो एक गलती हो गई ना, मिस हो गया पॉइंट, गया। आप कॉन्सेप्ट सही पिक करें, वो आपको बोलेगा ये सिनेरियो है, बताओ रिपोर्ट में कौन से एरिया में हिट आएगा। अब तुमने गलत एरिया पिक कर लिया, तुम्हें एक नंबर भी नहीं मिलेगा, गए सारे नंबर, चाहे वो 10 नंबर का ही क्यों ना हो। तो इसलिए कह रहा हूं यू हैव टू बी वेरी फोकस, क्योंकि ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिकली बड़ा ना एक क्रिटिकल एरिया है, तो फोकस बड़ा अच्छा रखना चाहिए हमें। इधर सुने, हमने कहा यूजुअली कंपनी कहती है कि हम चलती रहेंगे, सही है, यानी हमारे ऑपरेशंस नॉर्मल कंटिन्यूटी में रहेंगे 12 महीने, उसके आगे भी, वो कहलाती है गोइंग कंसर्न। अच्छा, ऑडिटर को कहा गया, ये बड़ी अहम बात है सुनना, ऑडिटर को कहा गया, ऑडिटर को कहा गया अवेयर रहना। प्लीज सुनना, इसका पूरा चैप्टर है अलग से, अवेयर रहना, अवेयर रहना कि तुम्हें कोई ऐसे इवेंट और कंडीशन, हालात वाकयात ना पता लगे जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करें कि रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न है। क्या है? या पहले सिखाया है, उसी से कनेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा एग्जाम्पल एक एक करके। कंपनी का मेजर कस्टमर चला गया। अच्छा, कंपनी का मेजर कस्टमर चला गया, यहां पे लिखते हैं पहला मेजर कस्टमर गॉन, दूसरा सिंगल
कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट अबाउट टू एंड, एक कस्टमर उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, अब अगर वो रीन्यू नहीं करेगा तो क्या रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न है? मैं रिस्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुमने जब इंस्पेक्शन की डायरेक्टर्स के मिनट्स तुम रीड कर रहे थे तो तुम्हें पता लगा कि डायरेक्टर ये जिक्र कर रहे हैं कि भाई उसको अप्रोच करो, रीन्यू कराओ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हम ऑडिट कर रहे हैं 31 दिसंबर का 2024 का, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है मार्च 2025 में, कितने महीने बाद? क्या ये इटसेल्फ एक शक नहीं है कि कंपनी अगले 12 महीने, 12 महीने क्यों, अगले 3 महीने है ना, तो सर 3 ही महीने, तो अगले 12 महीने आप सारी चीज़ें नॉन करंट करंट में दिखा रहे हो, 3 महीने बाद तो कंपनी बंद हो जाएगी अगर ये कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू, आपको यकीन है, शक है, हो सकता है रीन्यू हो जाए, फैक्टर है, रिस्क है, हमने सीखा भी है रिस्क में ये, ओके आगे ये बात समझ आती है। अच्छा एक और चीज़, हमने ये कहा कि भाई आपने हैवी डेट लिया हुआ है, सही है, और आपके रेशियोस एडवर्स हैं, यानी इसका मतलब ये है जब हमने कैश फ्लो देखे, यार ये बड़ी अहम बात है, हाँ, जब हमने कैश फ्लो देखे तो हमें पता लगा कि कंपनी के कैश फ्लो में जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो हैं वो क्या है? नेगेटिव हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो के नेगेटिव होने का मतलब यह है कि आप अपनी फाइनेंसिंग को रीपे, क्योंकि देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर नेगेटिव है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो आपने लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो पे नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब जब लोन की इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाओगे तो बैंक स्टेप इन होगा, आपके एसेट जब्त करेगा, कंपनी बंद। एग्रीड? ये एक बेसिक बात है, कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो अब हमने कहा कि भाई ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि कंपनी इज नॉट अ रिस्क है, रिस्क है, मुझे शक है। चलें जी, अब पहले बताओ रिस्क में मतलब समझ आया? क्या ये एक्चुअलाइज है या शक है? अच्छा, क्या ये शक ऐसे ही है किसी हालात वाकयात, हालात वाकयात की? तो वो कह रहे हैं ना ऑडिटर को अवेयर रहना, अवेयर रहना, इस बात को सोचना, मद्देनजर रखना कि ये हालात वाकयात हुए हैं तो तुम्हें सोचने में मजबूर करेंगे कि कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, सोचने में मजबूर करेंगे। तो आप प्लीज सुनिएगा, अब जरा यहां से एक एक करके जाते हैं हम आगे। सही, ऑनलाइन वालों पहले यहां तक कंफर्मेशन दो, बात क्लियर है? बेसिक बातें की है मैंने, अब तक क्योंकि टेक्निकलिटीज तो अभी डालूंगा इसके अंदर। ओके, आप जाते हैं मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट को आप बोलते हैं, प्लीज सुनना, मैनेजमेंट से आप इंक्वायरी करते हैं, हैव यू परफॉर्म्ड गोइंग कंसर्न असेसमेंट। हम मैनेजमेंट को कह रहे हैं क्या भाईजान आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट परफॉर्म की है, यानी आपने ये देख लिया है अकाउंट्स बनाने से पहले कि कंपनी अगले 12 महीने चलेगी? तो वो कह रहा है आप देख लो, मैं कहूंगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, तेरी जिम्मेदारी है। मैं तो ये देखूंगा कि तूने असेसमेंट सही की है, क्योंकि तू बेहतर पोजीशन में मुझे बताने के लिए। मैंने कहा अच्छा, फिर उलट केस, हमारा एक बच्चा गया कंपनी के पास, उसको बोल रहा तुम गोइंग कंसर्न नहीं हो, बंद हो रहे हो तुम लोग। उसने गुद्दी पे चमाट मार के भगा दिया, उसने बोला क्या पागल वागल हो गया क्या? मैंने कहा यार, वो बोल रहा है यार सर वो जलील कर रहे हैं मुझे यार। तो मैंने कहा बात भी यही है, होना भी चाहिए तुम जलील। तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ बताइए, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर हैं, रिस्क है, शक है, तुम जाके उसको बोल लो तुम बंद हो रहे हो। अबे उससे पूछ तो सही, कोई प्लान होगा उसके पास? बोला हाँ सर, ये तो जिम्मेदारी किसकी है? उसकी। वो एक बेहतर हालत में बताने के क्या हम चल पाएंगे? तो अब मैंने कहा वापस जा, और वापस जा उससे पूछ कि आपने कोई असेसमेंट की है
बोलेगा क्यों कह रहे थे ऐसे, बेटा आप बताओ, बैठो आगे। तो वो कह रहा है कि सर हमें ये पता लगा है कि आपकी करंट लायबिलिटीज ड्यू हैं और आपके कैश फ्लो नेगेटिव है ऑपरेटिंग, कहाँ से लाओगे पैसे, पे नहीं कर सकते। तो वो कंपनी में बैंक स्टेप इन होगा और आप गए। तो हाँ ये बोलो ना, बोलो यार इसमें तुम बोल लो बंद हो जाएगी कंपनी। भाई असेसमेंट है मेरे पास, वो क्या कह रहा है, की भी असेसमेंट। तो पहले कहानी समझ आई, शक होने में और एक्चुअल में होने में फर्क है। आपको भी शक क्रिएट हुआ है तो आप क्लाइंट को जाके ये बोलोगे आप गोइंग कंसर्न नहीं है, या पहले उससे पूछोगे? तो आप बोलोगे कि भाई कुछ देखा है या नहीं देखा, क्या चल रहा है ये, हमें तो बताओ, हम तो ऑडिटर हैं, वरना तो हम साइन कर देंगे और हम बोलेंगे 12 महीने अगले और नॉन करंट अगला। शेयर होल्डर बोलेगा तो बंद हो गई 3 महीने में कंपनी, शेयर होल्डर हमें बुला लेगा, तू आ भाई, एड्रेस ही तो हम थे, क्या अंधों की तरह ऑडिट किया, तुम्हें नजर नहीं आया था, अंधे थे तुम कि ये पे नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा सही है यार, हमें तो पता है, हमें देखना चाहिए। तो मैनेजमेंट कह रही है कि यार देखें, हमने ना अभी ये स्ट्रेटजी बनाई है कि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और अगले 3 महीने में इसकी सेल्स इतनी बूस्ट हो जाएगी, अगले 3 महीने में, यानी जो जनवरी फरवरी मार्च में ड्यू है पेमेंट। मैंने कहा थैंक यू सो मच, हम तो 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने की सेल दिखा दो भाई, यही है ना। बहुत तुम कह रहे थे 3 महीने में हो जाएगी, 2 महीने तो हो चुके हैं, खोला नहीं। अच्छा कोशिश की है उसने, असेसमेंट की हुई है, पता है उसको मसले हैं, ऑडिटर ने पकड़ लिया। अच्छा पहला तो फेल हो गया। मैंने कहा भाईजान सारी लाइबिलिटीज करंट में आएंगी। बोला भाई पागल हो गए हो क्या यार? तो मैंने कहा चलो सही है, और बताओ और क्या किया? बोला नहीं भाई हम है ना बैठे हुए, हम बेहतर पोजीशन में तुम्हें बताने के, क्योंकि बिजनेस तो हमारा है, आप तो ऑडिटर हो, हमारे जाए के हम लगाते हैं। उन्होंने बोला बैंक से नेगोशिएशन चल रही है। मैंने कहा दिखा दो बैंक से। मैंने कहा क्या नेगोशिएशन चल रही है? ये कहानियां देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑडिट में तुम्हें ये याद आएंगी पेपर में भी, सुनो। मैंने कहा बैंक से नेगोशिएशन चल रही है। बोल रहा है हाँ। मैंने कहा दिखा दो जरा, क्या बोल रहा है बैंक? बोल रहा है हम ये उसको बोल रहे हैं कि आप जरा इस लोन की इंस्टॉलमेंट को ना 1 साल डेफर कर दें। भाई कैसे बोल रहे हो? उसने बोला कि देखो आज अगर तुम यहाँ पे आके हमारे एसेट जब्त करोगे तो तुम्हारा प्रिंसिपल रिकवर होगा, हमें टाइम दोगे तो सूद भी रिकवर हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात बैंक इजाज़त, बाज़ औक़ात के मेजॉरिटी केसेस में दे देता है, वो पैसे उसको क्या फ़र्क पड़ता है, 1 साल आगे डिले हो रहा है, वो सूद बढ़ा देगा, उस पर ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा सही है, जब तक बैंक एग्री करे। अब देखो कहानी कैसी कनेक्ट करता हूँ, और फिर सवालात भी ऐसे ट्रिकी पूछूंगा तुमसे प्रैक्टिकल लाइफ के। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहाँ तक कहानी समझ आ रही है? जल्दी बताओ, लिख के बताओ, एक साथ, मरना नहीं है, जल्दी लिख के बताओ। बात समझ आ रही है? ये कहानी क्या चल रही है? अभी फड्डा इस पे चल रहा है कि गोइंग कंसर्न है या इस पे चल रही है बात। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि बैंक से नेगोशिएशन चल रही है। अच्छा अब मैं तुम्हें मजे की बात बताऊंगा, तुमने ये देख, तुम अगर समझ गए ना तुम्हारा गेम ही ऑन हो जाएगी आज की क्लास में। और ये कभी भी केस आया नहीं है पेपर में। हुआ क्या, ये मैं तुम्हें रियल लाइफ बता रहा हूँ जो हुआ है। अब हुआ ये कि बैंक से रिप्लाई नहीं आया, 3 महीने हो गए, एजीएम करानी होती है 4 महीनों में, 120 दिन। हमने कहा कि भाई हम तो रिपोर्ट नहीं साइन कर रहे। तो उसका सीएफओ आ गया मेरे पास, मेरे पार्टनर को बोल रहा है आकाश ने पता नहीं क्या ये मसला निकाला है गोइंग कंसर्न। तो पार्टनर कह रहा है बिल्कुल सही है, मसला तो है, आप पे नहीं कर पाएंगे तो हम साइन कर दें, आप ले आओ करंट में, हम साइन कर देंगे। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हमारी है यार, रिपोर्ट तो हमारी है ना, एफएस तो उसके हैं। तो मैंने कहा आप तो बेहतर पोजीशन में, आप बताएं ना फिर आप क्या इस पे अमल दखल चल रहा है, क्या आपने एक्शंस लिए, क्या आपकी असेसमेंट है? ये बातें चल रही हैं भाई। वो तब गया सीएफओ, बोल रहा है मैं देख लूंगा। मतलब देखता रहे भाई, तू साइन तो नहीं होगी रिपोर्ट, सीधी सी बात है भाई। मैं क्यों भाई, इतने बिलियन रुपीज लगे हुए कंपनी में, हम साइन कर दें? कल को कंपनी की न्यूज आया 2 महीने बाद पता लगे ईवाई को बैन लग गया, सीधी सी बात है यार। मतलब वो बोलेगा अंधे थे, पता था, कोई भी देखेगा, कोई भी तो नहीं कहा हम तो चीते हैं अलग हैं, पर कहने का मतलब है कि हमें तो पता लग गया ना कि ये मसला है, तो हम तो असेसमेंट करते हैं, देखते हैं ये चीजें आ रही हैं, रिस्क, तभी तो तुम्हें रिस्क निकालना सिखाया था। और रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न कैसे आया था? जब तुम्हारे रेशियो सही नहीं थे। अब प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। अब मुझे एक बात बताएं, जब ये चल रहा था हमने बोला एजीएम की एक्सटेंशन ले लो भाई, एजीएम का नोटिस 21 दिन पहले जाता है और तुम अप्रैल की 2 तारीख को आ चुके हो, ले लो। उसने एक्सटेंशन ले ली। अच्छा तो सीएफओ पूछ रहा है, हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, कि आप साइन क्यों नहीं कर रहे रिपोर्ट? मैंने कहा स्कोप लिमिटेशन है, सबूत नहीं मिल रहा। उसने सबूत नहीं मिल रहा, हमें पता ही नहीं है तुम गोइंग कंसर्न हो या। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड नो एविडेंस। नहीं है ये बात समझ? अच्छा ये भी नहीं पता कि चल पाएंगे,
और ये भी नहीं पता कि चल भी पाएंगे या नहीं। तो ये मतलब कहने का मतलब ये कि हमें सबूत ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा मैं लिख के दे देता हूं कि डू नॉट गिव टू एन, ले ले, हम लिख देंगे सबूत नहीं मिला। तो क्या वो एक्सेप्ट कर रहा था इसको? क्यों? शेयर होल्डर फिर इसको बताएगा कि क्या सीन है, तो उसको रखा हुआ इसलिए ना कि भाई फिर अरेंजमेंट करे ना। अच्छा, कर करा के उसने 1 महीने की एजीएम की एक्सटेंशन ली, अप्रैल का महीना गुजर गया, मई में आ गए। 2 मई को मुझे याद है बैंक का रिप्लाई आया कि यू कैन पे द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। 12 महीने सेव हो गए। अब उसने कहा अब हम बन गए गोइंग कंसर्न, अब हम बन गए। यहां तक बात समझ आ रही है? पक्की बात है, मसला खत्म हो गया, हाँ या नहीं? सीएफओ ने बोला चलो शुक्र है यार आकाश भाई, प्लीज बॉस को बोलना साइन कर दे। मैंने कहा नहीं, एक और मसला है भाई, 1 मिनट, एक और मसला है। वो वाकई उसने मतलब गालियों के अलावा सब कह दिया मुझे। उसने मुझे कह दिया कि भाई यार तुम मतलब इंसान हो क्या हो यार, मतलब हमारे यहाँ पे नौकरियां दाव पे लगी हुई हैं, तुम्हें मतलब मजाक लगा। मैंने कहा मैं मजाक कर ही नहीं रहा, मेरे बॉस ने साइन करना है, मैं एक और मसला है। बोला क्या मसला है यार, जल्दी बोलो, हम उसको हल करते हैं। वो ऐसे ही चिल्ला रहा। अब मुझे पता है क्या वो बंदे की नौकरी शेख पे लगी हुई है, क्या उसको बंदा बम्बू करे अभी, सही है चलें। तो अब मैंने कहा कि अब कौन सा इशू आ गया? मैंने कहा मटीरियल अनसर्टेनिटी। अब उसने भी ऐसे ही मुंह बनाया जैसे आपने बनाया। मैंने कहा देखो गोइंग कंसर्न है ये मैं मान गया, 12 महीने चलेगी ये मैं, आपके जो कैश फ्लो मैंने देखे ना फ्यूचर के बजट, उसमें वहां जाके भी पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये भी नहीं पता। अनसर्टेनिटी क्या है? मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि गोइंग कंसर्न नहीं है, गोइंग कंसर्न है, एक अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट, अभी अभी बता रहा हूं ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पहला सवाल, क्या कंपनी गोइंग कंसर्न है? कैसे पता? अच्छा, बट जब वो आगे जाके अगले साल जब पेमेंट ड्यू होगी तो मैंने जो इसके कैश फ्लो देखे हैं, इसका बिजनेस प्लान देखा है, इसका बजट देखा है, वहां पे जाके भी अगर कोई सेल में ऊंच नीच हुई तो फिर कैश फ्लो फंस जाएगा। ये कहानी वहीं आके खड़ी हो जाएगी। 1 साल का क्वेश्चन तो है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न तो है पर एक अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। तो सीएफओ कह रहा है अच्छा अनसर्टेनिटी कब नहीं होती है? मैं कहता है कि तुम्हारा शेयर होल्डर बोले ऐसी की तैसी मैं पैसे डालूंगा, अगर नहीं दे पाए तो कैपिटल इंजेक्शन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? तो मैंने कहा लिखवा दे शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर बोल रहा भाई, शेयर होल्डर मुझे बोलेगा तेरे को पहले निकालूंगा फिर बाद में पैसे डालूंगा। तो फिर आप सुने, पहले तो बात समझ आई। अच्छा, अनसर्टेनिटी का मतलब है कुछ भी हो सकता है, पर मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उसमें हो सकता है ना कुछ भी। अच्छा, अब मुझे पता होता कि आगे छप्पर फाड़ के सेल सब सही हो जाएगा तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। पहले बताओ बात समझ आई, हाँ या नहीं? अच्छा, तो अब हमने एक चीज सीखी आज, एक चीज हमने सीखी आज, प्लीज सुनना फोकस होके। तो अब मैंने ये कहा कि सर 2 बातें की मैंने। पहले मुझे मसले दिखे, रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न दिखा। मैंने मैनेजमेंट को बोला क्या तुमने असेसमेंट की या नहीं की? मैनेजमेंट ने बोला हाँ की हुई है। पहले उसने टूबी कराई कि सेल ऊपर चली जाएगी, मैंने कहा दिखा दे, नहीं था। फिर उसने बोला हम बैंक से, अच्छा ये जो मैंने बताया ना बैंक्स नेसेसरी स्टेप्स ले रही है अपने प्लान को दिखाने के लिए कि हमें गोइंग कंसर्न का पता है, हमारी असेसमेंट है, हमने उस पर इक़्तिदामात किए हुए हैं। अच्छा, फिर क्या तुम्हें उसकी बात पे यकीन रखना है या उस पर भी एविडेंस लेना है? मैंने तब तक रिपोर्ट साइन नहीं की जब तक बैंक का रिप्लाई, और बैंक का रिप्लाई आने के बाद भी क्या मैंने कहा कि कंपनी गोइंग कंसर्न है? कहा कंपनी गोइंग कंसर्न है, बट एक चीज छुपी हुई है, मटीरियल अनसर्टेनिटी। एक अनसर्टेनिटी है कि कुछ भी। तो स्टैंडर्ड ये कहता है, अकाउंटिंग भी, IAS 1 भी, क्योंकि आप लोगों ने तो तमीज से पढ़ा ही नहीं IAS 1। सुनो, IAS 1 कहता है, सुनिएगा, IAS 1 कहता है कि अगर कोई अनसर्टेनिटी हो गोइंग कंसर्न के रिलेटेड, यानी अभी तो गोइंग कंसर्न है पर शक हो कि कुछ भी, ये फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज कराओ, किससे? मैनेजमेंट से। और शेयर होल्डर को इस पैराग्राफ के जरिए बताओ कि ये अनसर्टेनिटी है, इस पे फोकस करो,
प्रॉफिट्स को ऊपर लेके जाओ ताकि ये अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए। क्या मैं ये कह रहा हूं कि गोइंग कंसर्न नहीं है या उसके रिलेटेड अनसर्टेनिटी है? तो पहले बताओ क्या बात समझ आ रही है, हाँ या नहीं? लॉजिकल बात है। अच्छा, अब पहले तो ये मुझे इत्मीनान दे दो कि आपने सर लेकिन सेल में तो अनसर्टेनिटी होती है ना, तो हमने क्या लिखा? यही तो लिखा है कि सर अनसर्टेनिटी है, जरा देख लें। और अगर इसके सेल्स वॉल्यूम आसमानों को होते और कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हो जाता है और 2-3 ऐसे और कस्टमर आ जाते तो क्या अनसर्टेनिटी रहेगी? खत्म हो जाएगी। पर क्या बीइंग एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी है? क्या मुझे रिपोर्ट करना चाहिए? अच्छा, एक एक करके अब कहानी यहां से शुरू करते हैं। कहानी यहां से, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सुनना। ये चीज क्या मैं ओपिनियन के पैरा में बताऊं? ओपिनियन तो सही है, बेसिस फॉर ओपिनियन में बताऊं या वो भी सही है? अच्छा, तो अब ये कहां बताऊं? इसके लिए अलग पैरा बनाया गया, तभी तो कहा ये कौन सा पैरा है? ये तब होगा जब गोइंग कंसर्न के मसले होंगे, हाँ या नहीं? नहीं, जब मटीरियल अनसर्टेनिटी होगी। बात समझ आई? ये सिखा रहा हूं, सुनो वापस से। ये तब आएगा जब मटीरियल अनसर्टेनिटी होगी, गोइंग कंसर्न के मसले। अब अब एक एक करके सुनते हैं, एक एक करके उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है? पक्की बात है। अब एक एक करके सुनो जल्दी से। सर इस एग्जाम्पल में तो अनसर्टेनिटी 1 साल बाद की है, तो सिर्फ 1 साल की असेसमेंट। नहीं भाईजान, हेलो, गोइंग कंसर्न कंपनी है, ये तो मैं मना ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं पर उस गोइंग कंसर्न में एक क्या छुपी हुई है जो मैं बता रहा हूं। बात समझ आ रही है? नहीं तो आज आप देख रहे हो ना, आज आप कंक्लूड कर रहे हो कि गोइंग कंसर्न है, पर देयर इज अ अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू। मैं ये तो वेयर आई एम सेइंग दैट वी आर नॉट अ गोइंग कंसर्न, आई एम सेइंग दैट वी आर but there is a uncertainty related to it. बात समझ आ रही? अब तू शराब पीता है, एग्जाम्पल, तेरा इलाज हुआ, तू बच गया, डॉक्टर ने जाते हुए कह दिया वालदा को, भाई नशे एक नंबर का, कुछ भी हो सकता है। क्या ये गोइंग कंसर्न नहीं है? तू एक गोइंग कंसर्न है, कुछ भी यही बता रहा हूं। तो यही तो कह रहा हूं, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। नहीं आया सप्लायर, नहीं आया कुछ भी, तो क्या करेंगे? सेल्स नहीं हुई तो क्या करेंगे? मैं भी तो ये बता रहा हूं। बात समझ आई? आगाह करो उसको जिसने तुम्हें अपॉइंट किया है। सही है? अनसर्टेनिटी कुछ भी। अच्छा, मैं बोलूं शेयर होल्डर मुझे बोले ऐसी की तैसी हटाओ ये पैराग्राफ, मैं बैठा हूं, क्या बोलेगा? मैं बैठा हूं, मैं पैसे डालूंगा, तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे? गलत। सुनो, 1 मिनट, यही सिखाना है, यही यार, यही तो मजे की गेम है ऑडिट में। तुम लोगों ने सीखा ही क्या? फिर सुनो, मैं शेयर होल्डर को बोलूंगा ओके थैंक यू सो मच, आप पैसे डालेंगे, आप जरा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट दे दें। सबूत नहीं लोगे? अनसर्टेनिटी हटानी है, हाँ या नहीं? तो शेयर होल्डर बोल रहे मैं बैठा हूं पैसे डालूंगा, मैं बोलूंगा पहले तेरी औकात बता दे कि पैसे डाल पाएगा। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उसमें मैंने ये किया था, वो अलग तब किया था। वो बोल रहा भाई क्या आदमी है, पागल है। मैंने कहा भाई मेरे को सबूत चाहिए। मैंने अपनी फाइल में लगाया, तब जाके मटीरियल, तब जाके कसम खा रहा हूं, तब जाके मटीरियल अनसर्टेनिटी हटी थी। पैसा तो ऐसा तेरी सोच है इधर। तो अच्छा, उसमें हुआ भी क्या था? उसने वेल्थ स्टेटमेंट मुझे नहीं दिखा, उसने बोला पार्टनर को दिखाऊंगा, क्योंकि बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है ना यार, बहुत पैसे वाला बंदा था वो। अब मैं नाम भी नहीं लूंगा उसका इधर। खैर, तो हुआ क्या, उसने मटीरियल अनसर्टेनिटी हटवाने के लिए सीएफओ ने क्या किया, शेयर होल्डर को बोला कि शेयर होल्डर से पहले डिस्कस कर लिया भाई ये होने वाला है। तो उसने बोला कि आई डोंट वांट, लिस्टेड कंपनी थी, उसने बोला आई डोंट वांट माय रिपोर्ट टू इंक्लूड एनी सच पैराग्राफ। मैं बैठा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसी अनसर्टेनिटी है? मैंने कहा सर आप बैठे हुए हैं, मोर देन वेलकम, आप तो भाई माई बाप हैं, पैसे डालें, खत्म करें कहानी। भाई एंटिटी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। कल को तुम बोलो बंद कर रहा हूं, मेरी रिपोर्ट तो गलत हो गई। उसने बोला फिर क्या करूं? मैंने बोला लेटर लिखो। बोला किसको? मैंने कहा हमें ऑडिटर को लेटर लिखो और कंपनी को लिखो और बोलो इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी आई विल बी देयर। और मैंने कहा सही है, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मुझे अपनी वेल्थ दिखा दो। मुझे एविडेंस मिल गया, हाँ या नहीं? तो क्या मैं मटीरियल अनसर्टेनिटी
ऐसे ही हटा रहा हूं या सबूत के बेस पे? अच्छा, अगर तुम एक तसव्वुर करो, एक बात, इस शेयर होल्डर को पिक्चर से साइड में कर दो, अब अनसर्टेनिटी दिखती है कि कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहा है शेयर होल्डर को कि भाईजान आप अगर नहीं है पिक्चर में तो आप साइड में हो जाए, मटीरियल अनसर्टेनिटी तब तक आएगी जब तक मामला सही। तो शेयर होल्डर कह रहा है कि यार गोइंग कंसर्न तुम कह रहे हो नहीं है। मैंने कहा आप गलत सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूं गोइंग कंसर्न है पर उससे एसोसिएटेड एक मटीरियल अनसर्टेनिटी है। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आ रहा है? पक्की बात है। तो मैंने क्या किया, मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ डाला, मैनेजमेंट को कहा कि आप अपने फाइनेंशियल्स में उस मटीरियल अनसर्टेनिटी के पैराग्राफ को इंक्लूड करें और मैं अपने इस पैराग्राफ में उसको रेफर करूंगा, बोलूंगा जाके देख लो वहां पे लिखा हुआ है कि मटीरियल अनसर्टेनिटी क्यों है। बात समझ आई? पक्की बात है, बेसिक बात समझ आती है। अच्छा जी सर, अच्छा आप 5-6 सवालात, क्योंकि देखो आज हमारे पास टाइम मुझे पता है ऊपर हो गया, बट मजे की क्लास है, 2 मिनट दे दो और इधर चलिए जी, ताकि वो एक चीज ना कन्वर्ट हो जाए अच्छी चीज में। अगर तुम लोगों ने जवाब देना है, क्योंकि इतना समझाया है, इतना अभी हमने बड़ी एनर्जी के साथ पढ़ा है, एक एक करके फजूल सवाल है मुझे पता, फिर भी इधर मास कह रहे हैं। चलो पहले शाफी का सवाल, तो इसे नुकसान क्या है मटीरियल अनसर्टेनिटी की वजह से? इस पे एग्जांपल देते हैं। एक मिनट एग्जांपल देते हैं, अरे जानी एग्जांपल देते हैं, सुने तो। बोले मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ आ जाए तो नुकसान, छोटी सोच, सुने इधर। अभी मैं बताता हूं ये कैसे होता है। मैं एक बैंक का ऑडिट कर रहा था, बैंक का, उस बैंक पे मैंने मटीरियल अनसर्टेनिटी के पैराग्राफ डाल दिया। किसका? बैंक अगले दिन बैंक करप्ट हो गया। कैसे? सुनो, डिपॉजिटर्स का पैसा होता है ना, हाँ या नहीं? डिपॉजिटर ने पैसा खींच लिया सारा, अब बैंकिंग ऑपरेशन चलाने के लिए ₹1 भी नहीं बचा, बैंक अगले दिन। ये तो अभी कुछ हुए हैं, तुम आगे पीछे देखो तुम्हें नजर आएंगे, कुछ मर्ज भी हुए हैं तो तुम्हें समझ आएगी। खैर हुए ना तो बस वो समझ जाना। खैर सुनो, आगे सुनो, इससे क्या हुआ? क्या हुआ इससे? बैंक बंद हो गया। तो वो बैंक, इसके बाद फिर हमने दूसरी बैंक पे देने की कोशिश की ना, वहां के सीएफओ ने बोला भाईजान अल्लाह के वास्ते ये नहीं डालना। बात समझ आ रही है? तो अगर मैन्युफैक्चरिंग जो बैंक था, ये तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, उसकी शेयर प्राइस ना यूं नीचे आएगी। क्यों? लोगों का परसेप्शन होगा कि कंपनी गई, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो डिमांड, व्हेन डिमांड रिड्यूसेस प्राइस डिक्रीजेस। भाई इकोनॉमिक्स का रूल है, क्लियर है? तो अगर आप कंपनी बनाएं और कोई मेरे जैसा ऑडिटर मटीरियल अनसर्टेनिटी डालने की कोशिश करे तो आप बोले बिस्मिल्लाह, आपकी कंपनी, आप डालें बजाएं कुछ भी करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। पर क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैरा किसी रिपोर्ट में होना एक फख्र की बात है या वही बात है? तो क्या कोई कंपनी उसको एज अ प्रिविलेज लेना चाहेगी? नहीं। तो उसके लिए इक़दामात होंगे, वो देखेगी कि क्या सही है क्या गलत है। पहले बताओ बात समझ आती है? तो अगेन आई बिलीव कि आपको एक बात तो समझ आई है कि गोइंग कंसर्न में और मटीरियल अनसर्टेनिटी में फर्क है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? एक और चीज बताओ मुझे, अगर मैं ये कहूं कि कंपनी, प्लीज सुनना फोकस के साथ, ये मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऑनलाइन वालों पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? ओके चलें, ये बात समझ आती है। अब आगे प्लीज सुनना यार, इधर प्लीज फोकस के साथ। 2 सवालात हैं मेरे और मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ऑनलाइन में तो तुम बोल सकते हो सिर्फ। पहला सवाल, अगर ये कंपनी मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ अपने फाइनेंशियल्स में ना डाले, सही जी, तो आप बताएं कि क्या ये चीज मैं मटीरियल अनसर्टेनिटी के पैराग्राफ में बताऊंगा कि कंपनी की मटीरियल अनसर्टेनिटी है? एक मिनट एक एक करके। हाँ जी बताएंगे। अच्छा मैं कह रहा हूं गलत है। इधर प्लीज फोकस के साथ, मुझे पता है तू बता देगा। इधर 1 मिनट बस। इधर मैंने ये कहा, प्लीज सुनिएगा बच्चों, प्लीज बड़ी अहम बात है, सुनिएगा इसको। अगर उसने मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ नहीं डाला फाइनेंशियल्स में, ये भी एक गलती है, ये भी एक मिस स्टेटमेंट है, गलती है, ये भी एक गलती है। तो इस केस में आप अपने ओपिनियन को उड़ा देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव, क्योंकि मेन बात ही नहीं बताई,
तो स्टैंडर्ड ये कहता है जो बातें ऊपर की हैं वो ऊपर बताओ, नीचे नहीं लाना, क्योंकि अब मटीरियल अनसर्टेनिटी से बड़ा मसला हो चुका है। किसका? ओपिनियन का। अब तो गलती है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, बेसिस फॉर ओपिनियन बताओगे ना क्या गलती है, उसमें ये बात सामने आ जाएगी, उसमें ये बात। एक मिनट, अभी यूं देखते हैं ना, देखो एक चीज है, एक डिस्क्लोजर है जो IFRS कहता है डालो, और उसने, क्या ये गलती है? टिक लगा दिया इस पे। अच्छा क्या इस गलती को उसने सही किया? अच्छा जब मेरी जान मेरे बच्चों इसने इस गलती को सही नहीं किया, तो अब हम ऑल टुगेदर उसको बोलेंगे कि आपके फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर शेयर होल्डर बोलेगा, अब समझना, अब शेयर होल्डर बोलेगा कि भाई ये आपने ये क्यों कहा कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो मैं बोलूंगा बेसिस फॉर ओपिनियन देखो, वहां पे मैं लिखूंगा कि ये कंपनी के मटेरियल अनसर्टेनिटी थी जो कि इसने डिस्क्लोज, तो वही बात यहां कम्युनिकेट हो गई ना। नीचे बताऊंगा तो कितनी बार हो जाएगी? 2 बार। तो वो कहता है जिस वजह से ओपिनियन चेंज हो रहा हो उसको मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं कहना। वापस से, गोइंग कंसर्न है, चेक लगाओ हाँ या नहीं। दूसरा सवाल का जवाब दो, क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है? हाँ या नहीं? है अनसर्टेनिटी है, क्या उसको डिस्क्लोज करनी चाहिए? उसने, अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं, अगर उसने डिस्क्लोज नहीं की, क्या ये गलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, व्हाई? क्योंकि हमें स्टेटमेंट, अच्छा किस नेचर की है? कि उसने मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न को डिस्क्लोज। क्या ये बात आप बेसिस फॉर ओपिनियन में बता दोगे? तो जब बता दोगे तो मटेरियल अनसर्टेनिटी में बताने की कोई नीड कितनी बार हो जाएगा? तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एग्जामिनर ने तुम्हारा दिमाग घुमाया और वो बोले कि वो डिस्क्लोज नहीं करना, तो बेवकूफों की तरह नीचे नहीं चिपका के आना, ये बेसिस फॉर ओपिनियन में आएगा, यहां पे इसका इंपैक्ट। तो दिस इज एज मच एज टेक्निकल, ये कह रहा हूं। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है, ऑनलाइन तो प्लीज जल्दी बताओ बात समझ आती है? जल्दी जल्दी से सारे बच्चों, क्लैरिटी है? ओके जी। हादी कह रहे हैं सर थक गए यार, ऐसे कैसे यार, इतनी सी क्लास में थक गया तुम? नहीं थके? एक मिनट चले। अच्छा पहले एक मिनट, बिफोर वी कंक्लूड द क्लास, एक मिनट जानी, इधर इधर प्लीज फोकस करना आप लोगों ने, इधर प्लीज। तो पहले सर मैनेजमेंट अगर कर रही हो, अच्छा भाई एक सवाल, फजूल का जवाब तुम दे दो सही वाला प्लीज। वो कह रहा है अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया तो क्या कोई गलती है? तो ओपिनियन का कोई मसला है? तो फिर अब यहां बताओ कि भाई अब मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो यहां कब आना है? जब ऊपर सब सही होगा। पहले बताओ बात समझ आ रही है? पक्की बात है। अच्छा एक आखिरी चीज, अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी होती ही नहीं तो ये पैरा ही, क्योंकि ये पैरा कंडीशनल है। पहले बताओ बात समझ आती है? इसके आगे हम बाकी चीजें भी सीखेंगे, पर अभी फिलहाल यहां तक का क्विज आ जाएगा। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।